संविधान पे ही अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नया आता है उस पे सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शंस हैं जहां से सवाल उठते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है, बहुत जल्दी उनको सुधारना पड़ता है। और जो हम लोगों की एक्सरसाइज चल रही है, इसी बात को चल रही है कि जो लोग भारत के मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास में प्रतिभाग करना। आरोप आज वे लोग लगा रहे हैं जिन लोगों ने जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, वर्ग के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर देश को विभाजित किया। आजादी के बाद, आजादी के पहले तो अपने सत्ता स्वार्थ के लिए देश का विभाजन का पाप तो किया ही था। आजादी के बाद भी इसके साथ गए, योजनाएं बनती थी जाति के आधार पर, मत और मजहब देख करके। मोदी जी ने यही तो किया कि योजनाओं का लाभ किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देख करके नहीं, किसी के क्षेत्र और भाषा देख करके नहीं देंगे। योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देंगे। आप देखें, मोदी जी ने पिछले 5.5 वर्ष के दौरान 10 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय दिया। आजादी के 70 वर्षों के बाद देश के अंदर शौचालय नहीं मिल पाया था लोगों को। 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को एक आवास दिया। 4 करोड़ परिवारों को विद्युत के कनेक्शन दिए। कनेक्शन देने का मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि वहां विद्युतीकरण हो चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा था। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 2.5 वर्ष के दौरान 1,75,000 से अधिक गांव और मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य जब हम लोगों ने किया, तब हम 1,20,00,000 लोगों को विद्युत कनेक्शन दे पाए। और देश के अंदर 4 करोड़ ऐसे परिवारों को ये कनेक्शन दिए गए। जी, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में निःशुल्क 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य सुविधा देने की व्यवस्था की गई। लेकिन किसी की जाति, मत और मजहब देख के नहीं किया। हमने वोट बैंक नहीं तलाशा, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो पाप के उन विषैले जड़ों को तो निकाल के बाहर करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है जिस कार्य के लिए मोदी जी का अभिनंदन होना चाहिए था, अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए था, आज वोट बैंक बनाने वाले लोगों को जब लगता है कि अब उनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो रही है, तो उन लोगों ने अब कानून की प्रतियां फाड़नी शुरू कर दी हैं, संविधान पर प्रश्न उठाना प्रारंभ कर दिया है। आगजनी और तोड़फोड़ को ठेका देकर के करवाने का एक नया जज्बा दिखाने का कुत्सित प्रयास करना प्रारंभ कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों का जोश नकली है, हमारा असली है। और मुझे लगता है इस असली जोश के साथ हम भी कार्य कर रहे हैं। योगी जी, या तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, क्या ये समझाने में विफल रही या समझना ही नहीं चाह रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ तो लोग धरने में बैठे हैं, तो लखनऊ में भी धरने पे बैठे हैं, एएमयू में भी हुआ तो जामिया में भी हुआ। देखिए, समझाया उसको जा सकता है जो समझना चाहता हूं। देखिए, रास्ता उसको दिखाया जाता है जो वास्तव में राह चलने का आदी हो या राह चलना चाहता हो। आप अंधे को तो रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो जानबूझ करके अंधा बनने का ढोंग कर रहा हो, उसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अंधा कर दिया है उनको। हमने कर नहीं दिया है जी। ये समाज उन्हें अवश्य कर देगा। जो अनावश्यक रूप से ढोंग कर रहे हैं, ये समाज उन्हें कर देगा। योगी जी, एक जो कि महत्वपूर्ण बात है, आपने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी। इस पर बहुत हो हल्ला हो गया, दिल्ली से लेकर लखनऊ से मुंबई तक बहुत हल्ला हो गया कि पहले तो मुआवजा दिया जाता था, लेकिन आपने शुरू करा कि जो बस जलाएगा, जो चौकी जलाएगा, उससे हम वसूलेंगे।
देखिए, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, जी, उत्तर प्रदेश की हो या देश की हो। ये पब्लिक प्रॉपर्टी टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई है, मेरे घर का पैसा नहीं लगा है, या आग लगाने वालों के घर का पैसे से नहीं बना है। इसकी सुरक्षा करना और इसका संरक्षण करना भी हमारा दायित्व बनता है। यही संविधान हमें प्रेरणा देता है। मैं उसका मालिक नहीं हूं, मैं उसका कस्टोडियन मात्र हूं। आज मैं हूं, कल कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। हर एक व्यक्ति का संवैधानिक दायित्व है। अगर हमें एक भारत के रूप में, श्रेष्ठ भारत के रूप में इस देश को आगे बढ़ाना है और भारत को दुनिया की एक ताकत बनाना है, तो हर एक व्यक्ति को कस्टोडियन बनकर के इन दायित्वों के निर्वहन करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और इसलिए मैंने तय किया, उत्तर प्रदेश की किसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो ये भी मेरा नहीं है, लेकिन आप पूरे प्रदेश का है। और उस पैसे की भरपाई भी हम अपने खाते से नहीं करेंगे, प्रदेश के पैसे से नहीं करेंगे। भाई, आपने नुकसान पहुंचाया है, अब कृपा कर ले कि उसका भुगतान भी कर दो। तो ये हम उससे केवल उसको एहसास करा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ जगह लोगों ने स्वेच्छा से दिया है, जहां नहीं होगा तो आरसी कटेगा, कुड़की करेंगे और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि सरलीकरण इस पे करेंगे। अडिग हैं आप? देखिए, अडिग नहीं, ये मेरा दायित्व है। भाई, अगर मेरी स्वयं की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है जी, तो मैं उसके लिए लड़ता हूं। मुझे जनता ने यहां पर भेजा है मुख्यमंत्री के रूप में, मेरा दायित्व क्या है? उत्तर प्रदेश के कस्टोडियन के रूप में मैं काम करूं, उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ यहां की प्रॉपर्टी की सुरक्षा का दायित्व भी निर्वहन करूं। और मैं दूसरा, आगजनी की घटना के पहले ऐसा नहीं कि ऐसा सब अचानक हुआ हो, हमने हर स्तर पर संवाद भी बनाया, हर एक को बताया। सबने कहा साहब कुछ नहीं होगा। हमने कहा देखो भाई, पहले से साफ है, आप अपने पर्व त्योहार मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आइए, धरना प्रदर्शन के लिए आप परमिशन लीजिए, हम आपको परमिशन देंगे। लेकिन ऐसा धरना प्रदर्शन एक असीमित नहीं हो सकता, उसका कोई दायरा असीमित नहीं हो सकता। आप लोग व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते, कॉमन मैन के आवागमन को बाधित नहीं कर सकते। इस चीज को देखना पड़ेगा, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी को जलाना, लोगों पे हमला करना, ये चीजें करना, ये नहीं स्वीकार्य हो सकती हैं, कतई नहीं स्वीकार्य होंगी। और मैंने स्पष्ट कहा है कि एक एक पाई को वसूली कर रहे हैं, करेंगे भी। इसमें किसी प्रकार का कोई मान मनोबल नहीं होगा। ये समय गया जब उपद्रवी और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके उनको माला पहनाई जाती थी, गुहार की जाती थी कि भैया आप ये मत करो। आज ऐसा नहीं होगा। आप प्रदेश के अंदर सम्मान के साथ रहना चाहेंगे तो आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार सरकार देगी। लेकिन अगर आप उपद्रव करके अराजकता पैदा करने का प्रयास करेंगे तो फिर वही करेंगे जो हमें करना होगा, जो हमने तय किया है। जी सर, लेकिन इसी से जुड़ा सवाल ये है कि जैसे आपने अभी इसके पहले कहा कि हर स्कीम हमारी हर आदमी के लिए है, न किसी वर्ग के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी जाति के लिए। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जो आपने कहा कि हर नागरिक के लिए, लेकिन नागरिकता ही सरकार कई लोगों की खत्म कर रही है। ये आरोप लगता है कि हजारों लाखों की तादाद में जो नया बिल आया उससे नागरिकता ही खत्म हो जाएगी, तो सुविधा काम। देखिए, यही भ्रम है। देखिए, नागरिकता कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। दूसरा, मैंने दिल्ली में इंडिया गेट के पास 19 दिसंबर को वो दृश्य भी देखा जब लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और मीडिया की टीम गई। रिपोर्टर्स ने पूछा जब उनसे कि भाई आप ये बताइए कि आप क्यों यहां आए हैं। उन्होंने कहा साहब फलाने व्यक्ति ने मुझे कहा कि इतना पैसा देंगे, चलो वहां चले चलो। तो मैं तो इसलिए आया हूं, मुझे पता ही नहीं क्यों यहां बुलाया गया है। और जितने धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं ना, इनसे पूछो तो क्या कि धरने का औचित्य क्या है, किस बात के लिए आप बैठ रहे हैं। क्या किसी पीड़ित और प्रताड़ित की मदद करना क्या ये गलत है? अगर जो, और सबसे देखिए, इस पूरे मामले का जो सबसे दुखद पहलू यह है कि 1950 के नेहरू लियाकत पैक्ट के अंतर्गत एक दूसरे देश के अंदर अल्पसंख्यकों की रक्षा हम करेंगे। भारत ने उस दायित्व का निर्वहन किया। भारत के अंदर
3 करोड़ मुस्लिम आज 21 करोड़ की संख्या पार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? 23 करोड़ हिंदू आज 1% पे आ गया है। कहां गए बाकी? क्या उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं? क्या उनके जीवन की सुरक्षा की कोई गारंटी पाकिस्तान दे पाया? आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान हिंद संस्था ने एक रिट दाखिल की। उसने कहा साहब हम जाएं कहां? याद करिए 1946-47 में बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में मिलने से इनकार कर दिया था, और तब इस संविधान की दुहाई देने वाले लोग तब कहते थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए, हिंदुस्तान का नहीं। आज उन बलूचियों के साथ क्या हो रहा है? हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, बौद्धों के साथ, जैनियों के साथ, पारसियों के साथ, और तो और अब यह भी समझ में आ गया कि कांग्रेस तो ईसाइयों की भी विरोधी हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से चर्चों पर हमले हुए और उसके बाद वे भाग करके भारत में शरण ले, क्योंकि पूर्वज तो सबके भारतीय ही थे। समय के किसी कालखंड में किसी परिस्थिति के कारण उन्होंने उपासना बदली होगी और वे वहां रह गए हैं। और दूसरा पक्ष, ये जितने भी पीड़ित और प्रताड़ित आए हैं, इसमें से 70 से 75% लोग दलित समुदाय के हैं। आपने विपक्ष की बात करी। प्रियंका गांधी वाड्रा जिन लोगों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई हुई, उनके घर जा रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो इन सबको पेंशन भी दे देंगे। देखिए, ये अपीजमेंट है, ये क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने की छूट किसी को सत्ता में आया है तो उसको तो नहीं मिलना चाहिए। अगर करेगा तो मुझे लगता है उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय उसको देख लेगा, अंततः सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने देश के अंदर काफी दिनों तक खूब लूटा है, तो उस लूट के पैसे को अगर ये लोग कहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अंततः वह पैसा सरकारी खजाने में हम लोग लेकर के तो आएंगे ही, और इससे पहले क्या है तो उसको अगर बांटना चाहते हैं तो बांट लें, क्योंकि हमें इसके साथ ही हम लोगों को भी वसूली करने हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी जहां कहीं डैमेज हुई होगी तो उन सब के बारे में, केवल प्रॉपर्टी नहीं बहुत सारी चीजें उसके साथ हम वसूली करेंगे। तो ये चीजें अगर बांटना चाहते हैं बांटें जी, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे और कोई भी ऐसा कृत्य करने की छूट नहीं देंगे जो देशद्रोही तत्वों के लिए खाद पानी का काम करे। किसी को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है और कतई हमारी सरकार इसके लिए कोई इजाजत नहीं दे सकती। एक जो बार बार आजकल चर्चा होती है, संविधान खतरे में आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो संविधान को तार-तार कर रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इसको लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो संविधान को नहीं मान रहा, या विपक्ष ऐसी छवि आपकी बना रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो? विपक्ष के पास कोई कार्य नहीं बचा है जी, और विपक्ष आज एक प्रकार से बेरोजगार हो चुका है। उसको मालूम है कि अगर 3 तलाक की वास्तविकता मुस्लिम समाज को जानकारी में आ गई तो वह कांग्रेस, सपा, बसपा और अन्य क्षेत्रीय दलों की दुकानों को बंद कर देगा। और 3 तलाक की उसको प्रथा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोक लगाई। एक बौद्धिक गैंग है जिसके निशाने पर आप भी रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी रहते हैं, अमित शाह भी रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको? देखिए, हम कोई अच्छा काम भी करेंगे ना, उसको विरोध करना है। प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की प्रधानमंत्री आवास योजना की कि हर व्यक्ति को 2022 तक आवास मिलना चाहिए, हर गरीब को बिना भेदभाव के मकान दिया जाएगा, उन्होंने तब भी विरोध किया। कहां से देंगे? जब स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा हुई और प्रधानमंत्री जी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब वे झाड़ू लेकर के सड़कों पर निकले तो लोगों ने कहा ये प्रधानमंत्री को करना चाहिए क्या? जी, तब भी प्रश्न उठाए थे। पर वो कहते हैं कि तब भी आप दूसरे साइड का तुष्टीकरण करते हैं। हमने कहा हम किसी आप हिंदुओं का तुष्टीकरण करने की हिंदुओं करते हैं आप। हमने योजनाओं का लाभ व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं दिया, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ दिया, सबको दिया, बिना भेदभाव के सबको दिया। मैं आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आंकड़े बताऊं? जी जी, 17% मुस्लिम आबादी है और योजनाओं का लाभ मुस्लिम आबादी को 30% मिला है। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। कैसे आप कह सकते हैं? अगर हमने चेहरे देख करके योजनाओं का लाभ दिया होता तो संभवतः
ये 17% आबादी 30% लाभ शासन का नहीं लेती। हमने नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। योगी जी, आपने एक बयान दिया कि पुरुष रजाई में, महिलाओं को चौक पर भेज दिया है, खेल खेला जा रहा है। देखिए, ये आखिर ये कायरता नहीं है क्या कि इस भीषण ठिठुरन में हमने भी सूर्यदेव से प्रार्थना की कि कम से कम बहुत दिन आप बादलों के अंदर रह चुके, कुछ आ जाइए, बच्चे और कुछ महिलाएं बीच में बैठी हुई हैं तो इनको कुछ गर्मी लग जाए जी। और नहीं तो इस भीषण शीत लहरी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं बैठे हैं। मैंने पूछा, भाई आखिर क्यों बैठी हैं? कहा साहब ऐसे ही बैठ गई। मैंने कहा लोगों से पूछो तो कि आखिर क्या है ये सीएए, कुछ बताएंगे? कुछ बता ही नहीं। अमित शाह जी ने चैलेंज दिया और अखिलेश यादव जी ने स्वीकार कर लिया। मायावती ने बोला मैं भी तैयार हूं। हम ये कह रहे हैं जी, ये नागरिकता कानून पे 5 मिनट किसी मंच पर आकर के बोल के दिखा दे। मैं भी बोल रहा हूं इस बात को। वो बोलते वो मैं फिर बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा कहते हैं हूं कि खिलाफ है। मैं, अरे कौन मुसलमानों के इन खिलाफ मुद्दों पर आप तर्कसंगत तरीके से करिए ना, अपने तार्किक रूप से अपनी बात को कहिए कि क्या क्या है। 1 2 3 4 5 ऐसे मुद्दे गिना दीजिए जो नागरिकता कानून में संविधान विरोधी हो, एक भारत विरोधी हो, भारत के किसी नागरिक की नागरिकता को लेता हो। ये बोल के दिखा दें। इनके पास एक भी तर्क नहीं, केवल एक सिरे से हम नहीं लागू होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे। उनको ना नागरिकता कानून के, ना उनको सीए के बारे में मालूम, ना एनपीआर के बारे में, ना एनआरसी के बारे में, किसी के बारे में जानकारी नहीं इन लोगों को। अगर ये लोग पढ़े होते, कभी पढ़ने की आदत डाले होते तो प्रदेश की जनता क्यों धूल चटाती उनको? एएमयू में अभी एक छात्र नेता है, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। मुझे लगता है इस मंच पर बतौर मुख्यमंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो जैसा बोलेगा उसके अनुरूप परिणाम भी पाएगा और सरकार कानून के दायरे में रह करके उसी प्रकार की कार्रवाई भी करेगी। एक और बयान बच गया है और मुझे लगता है कि क्योंकि ट्विटर पे मैंने जब बोला मैं योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं तो मुझे लोगों ने बोला कि ये इस बयान पर उनकी राय जरूर लीजिएगा। जितेंद्र आव्हाड है, महाराष्ट्र में एनसीपी के कद्दावर नेता हैं, उनके बड़े मंत्री हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान तो कब्र पर ले जाएगा, हिंदू कहां दिखाएगा उसके पूर्वज कहां थे, फंस जाएंगे ये खुद। देखिए, हमारे यहां अग्नि देवता को साक्षी मानकर के सारे कार्य होते हैं जी। हम अग्नि देवता के पास ले गए हैं और ये भगवा उसी का प्रतीक है। तो भगवा पे तो प्रियंका गांधी ने भी बहुत कुछ बोल दिया। ओह, मैं क्या कह रहा हूं ना, अगर अपनी परंपरा और इतिहास के बारे में लोग जानते तो ऐसा नहीं बोलते। इसीलिए हमने तानाजी को टैक्स फ्री किया कि भगवा के बारे में जान लीजिए। सर, एक चीज सभी लोग जो जानना चाहते हैं कि 3 महीने होने को आ रहे, जो मंदिर का वर्डिक्ट आया था जो अयोध्या का, तो अब निर्माण का कार्य कब से शुरू होगा, कितना टाइम लगेगा? आपके मुंह से भी लोग जानना चाह रहे हैं क्योंकि आपके ही नेतृत्व में या आपके निरीक्षण में एक तरह से काम होगा। कब से शुरू होगा, कितना टाइम लगेगा? देखिए, अयोध्या में 3 महीने के अंदर यानी 9 फरवरी के अंदर अंदर राम जन्मभूमि से संबंधित ट्रस्ट का निर्माण हो जाना है। वो प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ी है और ट्रस्ट के निर्माण के साथ ही भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। सारी तैयारी हमारी प्रारंभ हो चुकी है, हम लोग हर एक चीज के लिए आगे बढ़ चुके हैं और आप आश्चर्य करेंगे कि अभी से लोगों के बैंक ड्राफ्ट आने शुरू हो गए हैं कि हम अयोध्या में राम मंदिर के लिए पैसा, मैंने सबसे अपील की, मैंने कहा देखिए आपको भेजने की आवश्यकता नहीं, आह्वान करेंगे, आप किसी के पास भेजिए मत, उस अकाउंट में अकाउंट पे करिए और 10 रुपए से ज्यादा कोई मत भेज दीजिए। हर व्यक्ति 10-10 रुपया दे देगा, भव्य मंदिर का निर्माण भगवान राम का अपने आप बन जाएगा। ये राम का मंदिर होगा, राष्ट्र का मंदिर होगा, भारत के वास्तव में उस मंदिर का निर्माण जो राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रहा हो। और मुझे लगता है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वही करके दिखाया है और मुझे लगता है ये उसी का मंदिर, उसी अनुरूप एक मंदिर का निर्माण होना है। ये प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। दिल्ली में चुनाव है और न्यूज 18 एक बड़ा मंच है और कई सारे चैनल्स हैं।
दिल्ली के चुनावों पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एक ओपिनियन पोल है वो ऐसा मान रहा है कि दिल्ली के अंदर एक बार फिर आपकी विपक्षी पार्टी की सरकार आ रही है, यानी देखिए- 21 साल का सूखा रहेगा दिल्ली में अभी। देखिए, दिल्ली के विकास के सबसे बड़ी बाधा है आम आदमी पार्टी। जी। और आम आदमी पार्टी हर विकास के प्रोजेक्ट को रोक करके जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा राजनीति की गई, आप आश्चर्य करते हैं। एक मुख्यमंत्री जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान देने की बजाय विकास की योजनाओं को ध्यान